हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल भारतीय संसद के मानसून सत्र का लगभग समापन किया गया। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल एडजर्नमेंट साइने डाई हुआ है, यानी कि अनिश्चितकालीन अवसान हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन आएगा और उसके द्वारा सेशन को सत्र का समापन किया जाएगा। लेकिन यह सत्र जो संसद का मानसून सत्र था, ये राजनीति और कानून दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। जहां विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, वहीं सरकार ने कई बड़े बिल और संविधान संशोधन पारित करवा लिए। सोचिए, ऑनलाइन गेमिंग बिल जो कि युवाओं के लिए राहत देने वाला होगा या प्रॉब्लमेटिक होगा। 130वां संविधान संशोधन वास्तव में जिसे सरकार लाई और जेपीसी के पास भेज दिया गया, ये एक ऐतिहासिक बिल हो सकता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंसॉल्वेंसी के लिए एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया, नेशनल एंटी डंपिंग एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और इन सब का अर्थव्यवस्था से बहुत सीधा रिलेशन भी है। सोसाइटी से भी रिलेशन है और पॉलिटिक्स का रिलेशन तो है ही है। तो इस पूरे मॉनसून सत्र में कौन से महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और कौन से महत्वपूर्ण डिस्कशंस किए गए, तो पूरे के पूरे मॉनसून सत्र का मूल्यांकन और एक तरीके से शॉर्ट में उसको पूरे को रिविजिट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे, वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। तो अगर हम मानसून सत्र के सारांश की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि मानसून सत्र जो शुरू हुआ था भारतीय संसद का इस बार, वो 21 जुलाई से शुरू हुआ और 22 अगस्त तक चला है। इसकी कुल टोटल 21 सिटिंग्स हुई हैं और समापन 22 अगस्त 2025 को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में राज्यसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जो बच्चे पॉलिटी पढ़ चुके हैं वे बच्चे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एडजर्नमेंट साइने डाई और साथ ही साथ प्रोरोगेशन ये कैसे और कौन करता है। ठीक है, यानी कि एडजर्नमेंट को कहते हैं स्थगन, और स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्र का समापन, ये तीनों शब्दों के मीनिंग और ये कौन करता है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 15 बिल दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए। लोकसभा से 12 बिल पास हुए, राज्यसभा से 14 बिल पास हुए। लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए और एक बिल वापस लिया गया जो कि इनकम टैक्स एक्ट था, जिस पर मैंने आपको वीडियो दिया गया है। एक विशेष चर्चा भी आयोजित की गई जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर आयोजित थी। तो इतने सारे काम हुए हैं। अब इनमें से जो बेसिक बड़े काम किए गए जो कि विधायी संबंधों से महत्वपूर्ण है, विधायिका के संबंध से महत्वपूर्ण बिल्स और एक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अभी तक तो सभी बिल्स ही हैं क्योंकि अभी राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही ये एक्ट बनेंगे। तो वन बाय वन सब पर बात करते हैं। मेजरली हम 5 पर बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक पर बात करेंगे, 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट पर बात करेंगे, एंटी डंपिंग एक्ट अमेंडमेंट जो 2025 का है उस पर बात करेंगे, और समुद्री कानून संबंधी बिल्स जो आए हैं उन पर बात करेंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक पर। देखिए, ये जो ऑनलाइन गेमिंग पर बैन का बिल है, पहली बात तो इसमें ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल बेसिकली मनी आधारित और रियल मनी गेम्स पर है जो ग्रुप्स में खेले जाते हैं, जैसे रमी, पोकर, फैंसी क्रिकेट, बेटिंग ऐप्स, इन सब पर जिसमें पहले पैसा जमा होता है या पैसा मिलता है, नगद पुरस्कार मिलते हैं या पैसा निकासी की सुविधा मिलती है, इन पर बैन लगाया गया। जो सामान्य गेमिंग है, जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, कैंडी क्रश खेलते हैं, चेस खेलते हैं, उसका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। वास्तव में जो ये ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की आदत है वो बच्चों को और युवाओं को, उनके भविष्य को बर्बाद कर रही थी। उनके बच्चों में और युवाओं में इसकी लत देखी जा रही थी, और साथ ही साथ पैसे वाले गेम्स में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगते जा रहे थे। इस वजह से इसे बैन करने का डिसीजन सरकार ने लिया है। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि इसमें टैक्स इवेजन भी, यानी कि कर अपवंचन भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। गेमिंग इंडस्ट्री जो लगभग 25,000 करोड़ की है, सरकार को रेवेन्यू देना चाहती थी, सरकार उससे रेवेन्यू निकालना चाहती थी, लेकिन इस ऐप में बहुत सारे लोगों का पैसा डूब रहा था। कंज्यूमर फ्रॉड की कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी, और जो एडिक्शन हमारी युवा पीढ़ी में हो रहा था, उन सब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पर
बैन लगा दिया है। दूसरा जो बिल बहुत चर्चा में रहा वो था 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे ज़्यादा विवादित रहा। आपने देखा होगा लोकसभा में गृह मंत्री के ऊपर पेपर फाड़ के फेंका गया, ऐसी आपको इमेजेस दिखी होंगी। वास्तव में इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है और उस पर कोई ऐसा अपराध दर्ज है जिसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा भी संभव हो, तो उसे स्वतः पद से हटना पड़ेगा, या तो वो रिजाइन कर दे या उसे पदमुक्त मान लिया जाएगा। यह हटाना जो है वो दोष सिद्धि पर नहीं बल्कि कस्टडी पर ही आधारित था। मतलब आप पहले ये अवधारणा थी कि जब तक आप साबित नहीं हो जाते तब तक आप निरपराधी हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये जो सिद्धांत था ये पहले था। लेकिन इस कानून के अंतर्गत कहा गया कि आप जैसे ही हिरासत में जाएंगे, 30 दिन पूरे हुए और अगर जिस अपराध के लिए आपको जेल भेजा गया है और 30 दिन के जिस अपराध के लिए आपको जेल भेजा गया है, अगर उसकी सजा 5 वर्ष तक की है और आपको 30 दिन के लिए जेल में रखा गया है, तो आपको ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप रिहा होंगे तो आपको पुनः नियुक्ति करना भी संभव है, ऐसा नहीं कि नियुक्ति पर बैन नहीं है। लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर था पॉलिटिकल स्फीयर में, क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा ये कहता था कि ये लोकतंत्र विरोधी है और इसमें अभी तक जो निर्दोष वाला सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ सरकार बदले की भावना से किसी पर भी नेता पर आरोप लगा करके उसे जेल भेज देगी। जैसे सत्येंद्र जैन का मामला बहुत ज़्यादा उठाया गया इसी मामले में, जिसको बहुत लंबे समय तक जेल में रखा गया, लेकिन उन पर कोई अपराध साबित नहीं हुए। और अगर इस तरीके से उन्हें 30 दिन के अंदर हटाया जाना होता तो उन्हें हटा दिया जाता। वास्तव में विपक्ष ये मान के चल रहा है कि सरकार टारगेट कर रही है विपक्ष के नेताओं को और उन्हें पद से हटाने के लिए ये साजिश कर सकती है। बहुत ही आसान तरीके से जो विपक्ष कहना चाहता है उसको कुछ ऐसे समझिएगा कि विपक्ष के एक बड़े नेता का बयान आज मैंने देखा, उन्होंने कहा कि सरकार पहले विधायकों को खरीद कर सरकार बनाती थी, अब वो पैसा भी वो नहीं खर्चा करना चाहती है, अब बस केवल 30 दिन के अंदर जेल में डालना है और आप सरकार गिरा सकते हैं। खैर, लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि इससे पारदर्शिता आएगी, मंत्री जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे, भ्रष्टाचार रुकेगा, जो पॉलिटिक्स में नैतिकता है वह बनी रहेगी। तो ये इसके विभिन्न पहलू थे जिन पर हमने बात करी। दूसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल है जो कि 2025 में अभी लाया गया। वास्तव में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC जो पहले से लागू है 2016 से, इसमें 2025 में यानी कि इस मानसून सत्र में कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए। जैसे कि जो कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोसेस है, कंपनी दिवालिया होने के बाद जो समाधान की प्रक्रिया है उसको तेज करने के उद्देश्य से, इसी तरीके से जो होम बायर्स हैं, जो घर खरीद रहे हैं, जो MSMEs हैं, उनको और ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए, और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केसेस जिसमें विदेशों में कंपनियां के दिवालिया होने से जो भारत पर असर पड़ता है उसको बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस बिल का, इस अमेंडमेंट का मुख्य मकसद ये है कि कर्जदारों और निवेशकों का भरोसा मजबूत किया जाए और साथ ही साथ बैंकों में जो NPA की क्राइसिस है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की समस्या हो रही है, उसको कम से कम किया जाए। यह बिल जो है आर्थिक सुधारों और कॉरपोरेट गवर्नेंस से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ाव रखता है। इसके बाद चौथे बिल की बात करें, नेशनल एंटी डंपिंग एक्ट अमेंडमेंट की, तो जो एंटी डंपिंग एक्ट है वास्तव में 2021 में नेशनल एंटी डंपिंग एक्ट पारित किया गया। इसका मकसद ये था कि खेलों में जो डोपिंग होती है, जो ड्रग्स लोग लेते हैं जिससे लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाते हैं खेल में, दौड़ में वगैरह वगैरह, तो इसमें खिलाड़ियों के बीच में फेयर कंपटीशन हो सके, कोई ड्रग्स वगैरह लेकर के ओवर परफॉर्म ना कर सके। इस एक्ट के तहत नाडा यानी कि नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी की स्थापना की गई और डिसिप्लिनरी पैनल्स को भी कानूनी ताकत दी गई। अमेंडमेंट में क्या लाया गया है, मतलब इस मॉनसून सेशन में क्या लाया गया है, इसमें इंडिपेंडेंट अपील मैकेनिज्म को बनाया गया है, जिसमें अब खिलाड़ी सीधे नाडा या जो नेशनल डिसिप्लिनरी पैनल है उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, तो उन्हें अपील का अधिकार दिया गया। दूसरी चीज, जो कोच हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए स्ट्रॉन्ग पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया है। पहले सिर्फ खिलाड़ी ही दोषी माने जाते थे, अब कोच, जो फिजियो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी कठोर सजा मिलेगी अगर वो डोपिंग करवाते पाए जाते हैं। इसके साथ साथ और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे अब पूरी तरीके से ये वाडा रूल के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है नाडा को, और इसके साथ साथ सैंपल कलेक्शन और लैब टेस्टिंग की टाइमलाइन भी घटाई गई है, जिससे फास्ट रिजल्ट्स आएँ और
किसी पर फॉल्स एलिगेशन भी ना लगे और जो इसके दोषी हैं उनके साथ सही से कानूनी प्रक्रिया भी की जा सके। समुद्री कानून संबंधी बिल्स भी 5 आए हैं और ये वास्तव में भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। वास्तव में अगर आप देखें तो 5 बिल्स कौन कौन से हैं। पहला एक बिल है बिल्स ऑफ लोडिंग बिल 2025 जो कि माल परिवहन के दस्तावेजीकरण को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करेगा। इसके साथ साथ कैरियज ऑफ गुड्स बाई सी बिल है जो कि समुद्री माल के परिवहन के नियमों को मॉडर्नाइज करेगा। कोस्टल शिपिंग बिल है जो कि भारतीय तटीय जलमार्ग को विकास के बारे में प्रोविज़न कर रहा है। इसके साथ साथ मर्चेंट शिपिंग बिल्स है जो कि भारतीय जहाजरानी उद्योग को कॉम्प्रिहेंसिवली रिफॉर्म करने के लिए लाया गया है। और इसके साथ साथ इंडियन पोर्ट्स बिल है जो कि पोर्ट ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के मॉडर्नाइजेशन के लिए है। वास्तव में जो पोर्ट्स को लेकर के ये 5 अलग अलग कानून थे, ये बहुत पुराने कानून थे और लगभग इसके प्रोविजंस आउटडेटेड हो गए थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने समुद्री कानून संबंधी 5 नए अपग्रेडेड बिल्स लेकर के आए हैं। ये भारत को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप शामिल होगा। इसके साथ साथ इस पूरे सेशन में एक बहुत बड़ी घटना यह भी हुई कि इनकम टैक्स बिल जो कि बजट के समय पेश किया गया था उसे वापस ले लिया गया है और नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत करके पास भी कराया गया है। तो ये पूरी घटनाएं इस पूरे मॉनसून सेशन में हुई, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स आए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यह सत्र यह दिखाता है कि सरकार का ध्यान केवल मॉरल इश्यूज पर नहीं है जैसे कि गेमिंग एडिक्शन को रोकना, बल्कि इकोनॉमिक इश्यूज पर भी है जैसे कि टैक्स, रेवेन्यू, ब्लैक मनी कंट्रोल, इन सब पर भी है। गेमिंग बिल्स जैसे बच्चों को बचाने के लिए एक नैरेटिव है, लेकिन असली टारगेट सरकार का था रेवेन्यू और रेगुलेशन ऑफ मनी फ्लो यानी कि ब्लैक मनी को रोकना और सही तरीके से वाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना। इसी तरीके से अगर हम 130वें संशोधन की बात करें तो ये जो करप्ट पॉलिटिक्स है उससे बहुत जुड़ा हुआ है और आगे आने वाले चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यद्यपि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है और इसका पास होना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि लगभग हर अपोजिशन पार्टी का नेता इसके विरोध में है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्फेयर में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। सरकार इसे जनता के समक्ष कुछ इस तरीके से लेकर जाएगी कि ये राजनीति में शुचिता के लिए लाया गया है। इसी प्रकार से इंसॉल्वेंसी और एंटी डोपिंग की अगर हम बात करें तो सरकार चाहती है कि भारत की इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो भी बने और साथ ही साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स में भी क्रेडिबिलिटी बने। तो ये सब पूरी डिटेल्स थी मॉनसून सत्र 2025 की और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने विभिन्न एरियाज के लिए क्या क्या किया। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इस सत्र में हमें इंडियन पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं और एक परफेक्ट केस स्टडी भी इसके साथ साथ मिल रही है। तो चलते हैं आगे और अगले सेशन में हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे हमारे नए बैच के बारे में जो कि 2026 के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो 31 अगस्त 2025 से पहले हमारे बैच को ज्वाइन कर सकता है। इस बैच की फीस केवल 9,999 रुपये रखी गई है जो कि आपको एक स्पेशल कोड पीके लाइव के इस्तेमाल से मिलेगी। आपको ये कोड इस्तेमाल करना होगा। इस कोड को इस्तेमाल करते हुए ही जैसे ही आपको जो फीस दिखाई दे रही होगी वहाँ पर वो घट कर 9,999 हो जाएगी। सभी लोग जब भी आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स ले तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इस बैच में क्या क्या होगा, आपको बुक्स का सेट मिलेगा, आपकी प्री और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, डेली टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटोरशिप भी आपको दी जाएगी। तो ये पूरी के पूरे पैकेज को आपको दिया जाएगा। इसके साथ प्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम है दिल्ली में, मेंस का फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम है दिल्ली में। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा पूरा ब्रोशर डिटेल में पढ़ें, आपको बहुत सारी जानकारियां और भी मिलेंगी और आपको ये पूरा पैकेज मिल जाएगा मात्र 9,999 रुपये में। लेकिन एडमिशन आपको 31 से पहले लेना है और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा। सेशन के लास्ट में जिस प्रकार मैं आपको प्रश्न देता हूं, आज का प्रश्न यह है कि हाल ही में चर्चा में रहे संसद का मानसून सत्र 2025 में पारित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल केवल मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है, स्किल बेस्ड फ्री गेमिंग पर इसका प्रभाव नहीं होगा। नंबर 2, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 का उद्देश्य रेजोल्यूशन प्रोसेस को तेज करना है और छोटे इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करना है। पॉइंट नंबर 3, 130वां संविधान संशोधन विधेयक यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री
और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में स्वतः छूट मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 4, एंटी डोपिंग एक्ट 2025 के अंतर्गत पहली बार कोचेज और सपोर्ट स्टाफ को भी डोपिंग के अपराधों में दंडित करने का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, 1 2 4, 2 3, 1 3 या 1 2 3 4। अपने उत्तर को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।